है वो अपना फैलाव बाकी राज्यों की तरफ भी कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अब महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव के अंदर यहां पर समाजवादी पार्टी जो है वो प्रतिभाग करने वाली है, यानी यहां पर हिस्सा लेगी और चुनाव लड़ सकती है गठबंधन के साथ, क्योंकि जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अंदर देखने को मिला था और उसी आधार पर वहां पर एक बड़ी सफलता समाजवादी पार्टी को मिली थी और उन्हें उम्मीद है कि इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और बाकी जो विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में होने हैं, चाहे वो झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, वहां पर भी वो अपना जादू चला पाए। तो फिलहाल सपा के सभी जो 37 सांसद हैं उनके मुंबई में स्वागत किया गया। जब वो मुंबई में पहुंचे उनके लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। इंद्रजीत सरोज को विधानसभा चुनाव के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है, यानी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रबंध जो करेंगे वो सरोज होंगे, वो इंद्रजीत सरोज होंगे। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में भी चुनाव लड़ने की तैयारी में समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, फुल यहां पर एक्शन में नजर आ रही है। चले रजा अब्बास इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन हो चुके हैं। रजा, समाजवादी पार्टी ने अब अपनी जड़ों को जो है वो बाकी राज्यों की तरफ फैला दिया है, यानी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने हैं, झारखंड में चुनाव होने हैं, हरियाणा में चुनाव होने हैं और ऐसा माना जा रहा है कि गठबंधन के साथ वो इन राज्यों में भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। बिल्कुल लड़ सकती है। 2004 के बाद सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को सीटें मिली हैं उत्तर प्रदेश में, और जब 2004 में सीटें आई थी तो जाहिर सी बात बहुत से प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में वो चुनाव लड़ी थी, कुछ जगह वो उसके विधायक भी चुन के आए थे। तो बहुत दिनों के बाद समाजवादियों में एनर्जी है और वो बहुत आत्मविश्वास से भरपूर हैं, लिहाजा अखिलेश यादव कहीं चूकेंगे नहीं। वो तमाम तरीके से भागीदारी चाहेंगे, खासतौर पर इस इंडिया गठबंधन से। अब उनकी फाइनल डायलॉग शरद पवार से है और उसके बाद राहुल गांधी से है, तो वो तय होगा और फिर वो बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे से भी मिलेंगे। फिर तय हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें महाराष्ट्र में उनको मिलने वाली हैं। बिल्कुल रजा, देखिए लोकसभा चुनाव याद आते हैं जब समाजवादी पार्टी ने वहां पर एक अच्छा प्रदर्शन किया था, बेहतर प्रदर्शन किया था और अनएक्सपेक्टेड सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, 37 सीटें वहां से मिली हैं। तो क्या वो एक ऊर्जा यहां पर समाजवादी पार्टी को मिलते हुए नजर आ रही है? खास तौर पर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, वो अब कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा के साथ निकलकर सामने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, नेताजी के बाद और उससे पहले भी 2017 से लेके 2019 फिर 2022 निरंतर हार का सामना अखिलेश यादव को करना पड़ रहा था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीटें ला के सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था, एकाएक इतनी सीटें आना, तो इस पे ये संदेश जाता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी जो है वो बड़ी पार्टी के रूप में आज भी है, उसके कार्यकर्ता हैं, कैडर हैं। जाहिर सी बात है इस एनर्जी को दूसरे प्रदेशों में भुनाएंगे। अब इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टीज जो रीजनल पार्टी हैं, जैसे झारखंड में और खासतौर पर महाराष्ट्र में एनसीपी है और उद्धव ठाकरे की पार्टी है, इन लोगों के लिए एक दिक्कत ये होगी क्योंकि शेयरिंग कांग्रेस से 7 सीटें तो थीं, अब उन्होंने एक्स्ट्रा शेयरिंग जो है समाजवादी पार्टी से भी करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस करा रही, क्योंकि कांग्रेस को एस्टैब्लिश होना है उत्तर प्रदेश में, उसको बगैर समाजवादी के साथ में रहते हुए उसकी सीटें नहीं बढ़ सकती। लिहाजा कांग्रेस भी यहाँ उपचुनाव में भी भागीदारी मांग रही है। लिहाजा जैसे ही उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गठबंधन में, वैसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाराष्ट्र और दीगर प्रदेशों में अपनी भागीदारी की मांग कर ली है। समाजवादी ऊर्जा से भरे हुए हैं। इन सब विधानसभा चुनाव से पहले जो बाकी राज्यों में चुनाव होने हैं, उससे पहले उपचुनाव भी हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाएं। 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, क्या वो एक बड़ी परीक्षा रहेगी यहाँ पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बाकी अन्य पार्टियां हो? देखिए, परीक्षा का सवाल तो है ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निरंतर होमवर्क कर रही है और वो प्रयास कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है आखिरकार लोकसभा में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतनी जो पराजय हैं वो क्यों हुई, सीटें क्यों कम हुई,
कभी वो डिप्टी सीएम से सवाल पूछते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ से रिपोर्ट तलब की जाती है, कभी प्रदेश अध्यक्ष से रिपोर्ट तलब की जाती है। तो अध्ययन और प्रयास जो है वो होमवर्क जो है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता हुआ नजर आ रहा है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए चैलेंज है, मगर उपचुनाव में पहली प्राथमिकता जो है वो सत्ता पक्ष को जाती है, क्योंकि मशीनरी सिस्टम, अधिकारी सिस्टम सत्ता पक्ष के होते हैं। लिहाजा उपचुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भारी हो सकता है। मगर ऐसा अगर पब्लिक फोरम पे और पब्लिक फ्रेम पे अगर देखा जाए, तो पब्लिक फ्रेम को अगर उसकी चाहत, डिसलाइक, लाइक को देखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं समाजवादी की जो है वो चाहत और उसकी बढ़ोतरी यहाँ उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है अभी भी फील्ड वर्क में। तो अगर उस तरह से पब्लिक फोरम पे पब्लिक ने अगर इस चुनाव को सीरियसली ले लिया, तो उपचुनाव में हो सकता है इंडिया गठबंधन की सीटें ज़्यादा हों। बिल्कुल रजा, देखिए राहुल और अखिलेश, ये माना जा सकता है कि ये दोनों मिलकर अब एक दूसरे के सहारे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अब महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, क्या इतना आसान रहने वाला है, खास तौर पर अखिलेश यादव के लिए, जिनका वहां पर कोई आज तक हमने जमीनी स्तर पर कोई प्रभाव नहीं देखा है? देखिए, समाजवादी के सहारे कांग्रेस यहाँ एस्टेब्लिश हो रही है, सरवाइव कर रही। 2 सीटें कांग्रेस के पास थी। अब यह है कि उपचुनाव में वो भागीदारी ज़्यादा मांगेंगे, तो हो सकता है कि 1-2 सीटें कांग्रेस की बढ़ जाएं। तो विधानसभा में उनके सदस्य बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर उनके सदस्य समाजवादी के सहारे से उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, तो वो अपने सदस्य नहीं बढ़ाएंगे दूसरे स्टेट पे। ये तो एक पर्टिकुलरली जेन्युइन बात आ जाती है जब गठबंधन की होती है। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, ये अखिलेश यादव ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों के सामने। तो जाहिर सी बात है वो झारखंड में भी आपको अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे, भागीदारी मांगेंगे। आने वाले कल में वो राजस्थान में भी मांगेंगे, मध्य प्रदेश में भी मांगेंगे। अभी आगामी चुनाव जो है विधानसभा का महाराष्ट्र में होने जा रहा है, वहां भी मांगेंगे। अब तो आपको एक बात बताएं, बिहार में भी मांगेंगे। तो इंडिया गठबंधन की शेयरिंग अब बराबर देनी पड़ेगी समाजवादियों के लिए, इसलिए क्योंकि समाजवादी सबसे लार्जेस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश में उभर के आई है और लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। लिहाजा इंडिया गठबंधन के लिए मजबूरी है, समाजवादी को दरकिनार नहीं किया जा सकता। और समाजवादी इसी तरीके से अपने आप को राष्ट्रीय लेवल पे पार्टी स्टैब्लिश कर लेगी। अगर दूसरे प्रदेशों में उसके विधायक चुन के आते हैं, तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग एक उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पीडीए एक बहुत बड़ा फैक्टर अखिलेश यादव की तरफ से रखा गया था और ये काम भी कर गया। वहां पर अच्छी सफलता भी समाजवादी पार्टी को मिली। क्या विधानसभा चुनाव में भी ये फैक्टर एक बड़ा एक हथियार अखिलेश यादव की तरफ से सामने होगा और उन्हें सफलता हाथ लगेगी? देखिए, पीडीए का जो है वो फैक्टर बिल्कुल चला है और पीडीए का फैक्टर आगे भी चलेगा, क्योंकि जितना कास्टिज्म पे वोट होगा उत्तर प्रदेश में, उतना ही जो रीजनल पार्टीज को फायदा मिलेगा। अगर कास्टिज्म पे वोट नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ट्रबल ये है कि दलित वोट बैंक जो मायावती से खिसक के जो परसेंटेज का इजाफा हुआ था भारतीय जनता पार्टी में, वो अब की बार दलित वोट बैंक जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया है, समाजवादी और कांग्रेस की तरफ चला गया है उत्तर प्रदेश में, जो एक बहुत बड़ा फीडबैक है इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इंडिया गठबंधन को जो दलित वोट बैंक है, कास्टिज्म बेस पे चुनाव है, इसको लेकर अगर इंडिया गठबंधन ने पीडीए फार्मूले को फिर से अपनाया, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट जो है वो इंडिया गठबंधन के फेवर में आने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजा तमाम जानकारी के लिए। रजा आवास इस वक्त यूपी से जुड़े हुए थे, लखनऊ से, जहां उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और हो सकता है नतीजन अगर इसी तरह से दोनों पार्टियां आगे बढ़ेंगी, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, तो कहीं ना कहीं सफलता भी हाथ लग सकती है। अब कांवड़ यात्रा को लेकर जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कांवड़ियों के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला, जिसमें खाने पीने की व्यवस्था का इंतजाम भी किया जा रहा है, यानी जो भी बुनियादी सुविधाएं इसमें होनी चाहिए कांवड़ियों के लिए, उनके लिए हर तरह के पर्याप्त इंतजाम दिल्ली सरकार की तरफ से किए जाएंगे, जिसको लेकर हमारे सहयोगी ने ग्राउंड रिपोर्ट से जाकर इसको लेकर जानकारी ली है। आइए आपको बताते हैं, सुनाते हैं क्या कुछ हमारे सहयोगी ने इस पर जो है वो रिपोर्ट तैयार की है। सुनिए।
सावन के महीने की शुरुआत होने से पहले राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से अलग अलग जगहों पर कांवड़ियों के लिए सेवा कैंप लगाने की शुरुआत हो रही है। इन कैंपों का अभी वैकल्पिक रूप से इनको बनाया जा रहा है और इनको बनाने की शुरुआत कर दी गई है और दिल्ली के तमाम वो इलाके जहां से कांवड़ियों का जत्था गुजरेगा वहां पर इस तरीके के कैंप सुनिश्चित किए जा रहे हैं, जिसमें तमाम जो कांवड़िए हरिद्वार से दिल्ली तक आते हैं उनके रहने के लिए भोजन पानी की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार हर साल 100 से ज़्यादा कैंप लगाती है। इस बार भी दिल्ली सरकार का कहना है कि इन तमाम रास्तों पर जो हरिद्वार के रास्ते दिल्ली आते हैं, जो तमाम कांवड़िए हैं, उनकी कहीं ना कहीं सुविधाओं को देखते हुए इस तरीके के कैंप लगाए गए हैं और ये कैंप ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में आने वाले कांवड़ियों के स्वागत में कोई भी कमी ना रहे। बहरहाल तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं, तमाम ऐसे ग्रुप, सामाजिक ग्रुप भी इस बार ही नहीं बल्कि हर साल कैंप लगाते हैं जो लगातार यहाँ के लोगों के लिए, कांवड़ियों के लिए कहीं ना कहीं तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराती है। और यही बड़ी वजह है कि अब जब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वैकल्पिक रूप से इन तमाम तैयारियों को अभी पहला रूप दिया जा रहा है। 23 तारीख के बाद से ये जो है शुरुआत हो जाएगी और तमाम जो कांवड़ियाँ हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली के रास्ते हरिद्वार जाएंगे, उसके बाद उनकी वापसी होगी। लेकिन अभी से ही अगर आप देख रहे होंगे तो इन तमाम रास्तों पर इस तरीके के कैंप लगना शुरू हो गए हैं और ये कैंप दिल्ली के अलग अलग जगहों पर आपको दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि लगातार ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का काम दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और दिल्ली सरकार का कहना है कि हमारी कोशिश है इस बार भी कांवड़ियों की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। योगी बलदेव के साथ किशोर मिश्रा, JK24 न्यूज, दिल्ली। तो आपने देखा हमारे सहयोगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली सरकार ने जिस तरह से कदम उठाए हैं उसको लेकर जमीनी स्तर पर जाकर वहां का निरीक्षण किया, किस तरह से कांवड़ियों के लिए वहां पर व्यवस्थाओं का प्रबंध किया जाएगा उसको लेकर आप तक जानकारी पहुंचाई। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ सीएम ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस वक्त छत्तीसगढ़ से यह बड़ी अपडेट है। सीएम साय ने शहीद के पार्थिव शरीर को कंधा दिया है। आईडी ब्लास्ट में बीजापुर में 2 जवान शहीद हुए थे, उसको लेकर अब यहां पर जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। परिवारजनों के प्रति दुख भी व्यक्त किया है सीएम द्वारा। छत्तीसगढ़ सीएम ने फिलहाल शहीद जवानों को जो है वो श्रद्धांजलि दी है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नक्सलवादियों से लोहा लेते हुए ये 2 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने जो है वो एक जो अंतिम विदाई होती है, उसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें शामिल हुए, उनको अंतिम विदाई दी। पूरी प्रक्रिया के साथ ये अंतिम विदाई जो है हो रही है, जिसमें 2 जवान शहीद हुए थे। भारत भाई जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वंदे। जुलाई की घटना है। बीजापुर जिला के अंतर्गत तर्रेम थाना के अंतर्गत हमारे एसटीएफ के जवान ड्यूटी से वापस जा रहे थे और एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें एसटीएफ के 2 आरक्षक शहीद हो गए और 4 घायल हो गए। तो आज जो रायपुर निवासी एसटीएफ के जवान भरतलाल साहू थे, उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने हम लोग आए थे। हमारे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी हैं, श्री केदार कश्यप जी मंत्री हैं, श्री टंकराम वर्मा जी मंत्री हैं और एक नारायणपुर जिले के थे सतेर सिंह जो शहीद हुए
और 4 घायल हुए हैं। कल दिल्ली से वापसी के बाद हम लोग सीधे एयरपोर्ट से रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल गए थे। हमारे दोनों डिप्टी सीएम भी थे, विजय शर्मा और श्री अरुण साव जी, और उनसे मिले हैं। खतरे से बाहर हैं हमारे आरक्षक, उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है और इनके शहादत को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। सर, क्या ये बौखलाहट है जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है? हाँ, ये बौखलाहट है। इस तरह से 6-7 महीने में जब से हम लोग सरकार में आए हैं, मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और ये धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं और बौखलाहट में कायराना हरकत कर रहे हैं। अब किस तरह का एक्शन रहेगा सर? किस तरह का एक्शन रहेगा? चलिए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी शंभू राही का इस वक्त छत्तीसगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। शंभू, एक बहुत बड़ा हादसा आईडी ब्लास्ट और जिसमें 2 जवान शहीद हुए, 2 जवानों को अपना यहाँ पर शहादत प्राप्त करनी पड़ी। इसको लेकर मुख्यमंत्री भी पहुंचे, उन्होंने भी अंतिम जो विधायी की प्रक्रिया होती है उसमें शामिल हुए और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। जी शीतल, बताना चाहूँगा 17 जुलाई को जो है बीजापुर में जो है ईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसकी चपेट में आने से 2 जवान जो है शहीद हो गए थे और 4 घायल हो गए थे। उनके पार्थिव शरीर को आज माना कैंप लाया गया, जहां पर खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कंधे पर लेकर के उन्होंने मठ पर पहुंचाया। इसके साथ में ही तमाम जो मंत्री थे, गृह मंत्री से तमाम जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे थे। तो कहीं न कहीं ये नक्सलवाद को लेकर के लगातार जो है पिछले भाजपा सरकार आने के बाद लगातार जो है मूवमेंट जो है बढ़ती जा रही है और निश्चित ही देखा ये जाता है कि जब ये मानसून का जो मौसम आता है तो नक्सली काफी सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि जो नाला है, बाढ़ आ जाती है, पेड़ पौधे जो है हरे हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो नक्सल को छुपने की जगह मिलती है, जिसके चलते जो है उनका मूवमेंट जो है बढ़ जाता है। तो पिछले ये देखें तो 7 महीनों की हम बात करें तो लगातार जो है इस तरीके से मुठभेड़ जो है वो होते रहे हैं। शीतल, बिल्कुल शंभू, देखिए जो क्षेत्र नक्सली प्रभावित हैं उन क्षेत्रों में किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है इन नक्सलियों को ढेर करने के लिए, नक्सलियों को वहां से खत्म करने के लिए? बिल्कुल बताना चाहूंगा, लगातार जो है नक्सलियों को लगातार खत्मा करने के लिए खुद विष्णुदेव साय ने कहा है कि जो भी जवान शहीद उनके शहादत ऐसे खाली नहीं जाएगा, डट कर मुकाबला करेंगे और लगातार मुकाबला कर रहे हैं। लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं लगातार 100 से ज्यादा नक्सली जो है इन 7 महीने में मारे गए हैं। एक रिकॉर्ड है। कहीं ना कहीं लगातार जो है यहाँ पर जो है नक्सली मारे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार शायद सरकार जो है नक्सली को लगाम कसने के लिए उन पर कार्रवाई की जा रही है और अभी भी कार्रवाई जारी है। अभी भी आज ही जो है नक्सलियों को लेकर के जो है बीजापुर में ये घटना हुई है और गोलीबारी भी चल रही है। कुछ नक्सलियों के मारे जाने की भी ऐसी सूचना आ रही है। शीतल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंभू, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस वक्त शंभू राही हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने लखनऊ को इस वक्त जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो वहां पर मामला हुआ है जिसमें आईडी ब्लास्ट हुआ था, 2 जवान शहीद हुए थे, उसको लेकर ये जानकारी दी है। चलिए आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधन कर रहे हैं। कृषि महाविद्यालय, एग्रीकल्चर कॉलेज और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, इनको हम प्रयोगशाला बनाने की दिशा में काम करेंगे ताकि ये प्रकाश स्तंभ का काम करे बाकी लोगों के लिए, और उसके साथ साथ वो प्राकृतिक खेती करने वालों के किसान के जो खेत है वो भी प्रयोगशाला होंगे, भावी दूसरों को सिखाएंगे। जो प्राकृतिक खेती अपनाएंगे उनको विधिवत प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। और प्रशिक्षण के साथ साथ एक बात और आती है कि जीवामृत, घनामृत, बाकी चीज़ें हर एक किसान बनाए, उसमें उनको दिक्कत होती है। तो ये बना बनाया मिलने लगे कुछ केंद्रों पर, जो किसान चाहे वो बनाए, लेकिन साइंटिस्ट हैं ऐसे हमारे जो ये प्रयोग कर सकते हैं कि भाई अगर मेरी आधा एकड़ जमीन है तो मैं कहाँ अकेला, तो ये प्रयोग भी किए जा सकते हैं कि इसके सेंटर ही बन जाए, जहाँ बन रहा है जीवामृत, घनामृत लाए और अपना डाला और अपनी खेती करना शुरू कर दी। इस तरह के कई प्रयोग होंगे, तो इस तरह के केंद्र भी बन जाए कुछ, और उसके बाद
जो किसान प्राकृतिक खेती करना शुरू करेगा, ये बात सच है कि पहले साल दूसरे साल, क्योंकि जब तक जमीन वैसी है तो उत्पादन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन तीसरे साल तक आके वो पूरा रिकवर हो जाता है। तो 3 साल तक किसान को कम से कम हम कंपनसेट करने के लिए कुछ पैसा सीधे उसके खाते में डालें। हम केमिकल फर्टिलाइजर पे भी तो सब्सिडी दे रहे हैं, तो प्रोत्साहित करने के लिए ये जरूरी है। और बाद में जब लाभ देखेगा किसान तो अपने आप खेती करेगा। और एक किसान अगर सफल हो गया, एक किसान देखेगा कि अगर मैंने आधा एकड़ में की और मैं सफल हो गया तो वो और जमीन बढ़ाएगा प्राकृतिक कृषि के लिए। दूसरा किसान जब देखेगा कि इसने की और अच्छी फसल हो रही तो वो अपने आप देख के सीखेगा। तो धीरे धीरे हम वातावरण बना लेंगे देश में ऋषि खेती का, प्राकृतिक खेती का, और जो हम करना चाहते हैं रसायन मुक्त खेती, जिससे मनुष्य का शरीर भी स्वस्थ हो, फसलों में पानी कम लगे, कीटनाशक और बाकी चीज का खर्चा कम हो जाए, उत्पादन की लागत घटे, और उसके कारण मनुष्य को जो खाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो पोषक आहार मिले वो अमृत के तुल्य हो, और इसी से आनंद, प्रसन्नता और सुख की लहर आएगी। हाँ, जो प्राकृतिक खेती का उत्पाद होगा उसके सर्टिफिकेशन की भी व्यवस्था सोचनी पड़ेगी, क्योंकि वो अगर हम नहीं करेंगे तो लोग मानेंगे कैसे कि ये प्राकृतिक खेती का उत्पाद है। और ये बात पक्की है, आप सब जानते हैं कि जागरूकता अब इतनी हो गई है कि लोगों को पता चला कि ये प्राकृतिक खेती का उत्पाद है, केमिकल फर्टिलाइजर इसमें नहीं है, तो लोग वो 1.5 गुने दामों में खरीद लेंगे। आप देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ती जा रही, इसलिए जितनी आवश्यक व्यवस्था है सब करने का प्रयत्न करेंगे। मैं हर विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ आचार्य जी, तो इसलिए आप लोग जो तय करके बताएंगे उसको हम फॉलो करेंगे। कई बार मंत्री बन के ये गुमान हो जाता है कि अपन ही सब कुछ है, हम ही सब जानते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति हर विषय का विशेषज्ञ नहीं होता। तो जो विशेषज्ञ बैठे हैं उनका मार्गदर्शन लेंगे, उनकी सलाह लेंगे और मिलकर काम करेंगे, और एक दिन वो लेके आएंगे जब दुनिया देखेगी कि भारत का अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, वो केमिकल रसायन से मुक्त है, पोषक तत्व में भरपूर है, अमृत तुल्य है। और वो दिन भी दूर नहीं है जब भारत के फल, सब्जियां, अनाज दुनिया के देशों में धूम मचाएगा और हमारा किसान और समृद्ध होगा, देश और आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ये संकल्प है, मिलकर हम सब पूरा करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय आपके। तो इस वक्त मुख्य शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री, प्राकृतिक खेती के विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श ये कार्यक्रम हो रहा था लखनऊ के अंदर, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद थे और वो संबोधित कर रहे थे कृषि को लेकर, जैविक खेती को लेकर, और नेचुरल जो वहां पर खेती होती है उसको लेकर भी वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं बहुमूल्य बातें बता रहे थे। तो आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से लगातार जो कृषि क्षेत्र है इसको लेकर आगे की तरफ जो है वो जोर दिया जा रहा है ताकि लोग इस खेती पर जो है वो फोकस करें। तो चलिए अब जरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संबोधन कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। अन्न उत्पादन करने में और उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में प्राप्त हुआ, लेकिन ये अधूरा सच है। अगर आप 17वीं और 18वीं सदी के भारत के कुछ उन प्रांतों का जिन्होंने अपने स्तर पर उन राज्यों में, उन क्षेत्रों में कार्य किया था, वहां की प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक पद्धति से किए जाने वाली खेती के और उससे उत्पादन की उस दर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में जो पिछले 100-150 वर्षों के अंदर देश को बढ़ाया गया तो उसमें कितना अंतर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं आपके सामने, और मैं चाहूंगा कि हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना ही पड़ेगा, क्योंकि जब धरती वास्तविक प्राकृतिक रूप में थी और उसमें समय के अनुरूप
खेती किसानी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। तो देश के अंदर बहुत सारे क्षेत्र इसके उदाहरण हैं जहां पर हरित क्रांति के पहले उत्पादन खेती की ज्यादा थी। इसके बाद कुछ समय के बाद ठहराव आने के बाद जब उन क्षेत्रों में हरित क्रांति के बाद आधुनिक फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का उपयोग होना प्रारंभ हुआ, उस समय के लिए हमें उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई तो दिया, लेकिन आज उसके दुष्प्रभावों से हम इस जीव सृष्टि को बचा पाने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं। वो सीधे जहर के रूप में नहीं आ रहा है, लेकिन एक स्लो पॉइजन के रूप में वह हर व्यक्ति की धमनियों में घुसता जा रहा है। और ये केवल मनुष्य के लिए नहीं, अभी 2 वर्ष पहले की घटना है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग निराश्रित गो आश्रय स्थल संचालित करते हैं। लगभग हमारे पास 12 लाख से अधिक गोवंश निराश्रित गो आश्रय स्थलों में है, जिनमें से 11 लाख का व्यवस्था प्रदेश सरकार संचालित करती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त लखनऊ से लाइव संबोधन कर रहे थे खेती को लेकर। प्राकृतिक खेती पर किस तरह से जोर दिया जाना चाहिए, इसको लेकर वहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंची और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर शामिल थे। आज के लिए न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मधुसूदन 100% देसी घी, प्योरिटी टेस्टेड बाय